हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी पीसीएस 2021 और आरओ के लिए इतिहास के टॉप मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन का ये पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 2 पार्ट हो चुके हैं, जिन्हें आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन रखे हैं। आज की क्लास में हम टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन रखे हैं। अगर आप सच में यूपी पीसीएस या आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आज आप 25 में से अगर 21 प्लस अगर सही कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। अगर आप इससे कम हैं तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक था। आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कौन था। तो आप लोग बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, यूपी पीसीएस का बहुत फेवरेट प्रश्न है। आप लोग आंसर बताएं। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उन्होंने ही बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाला व्यक्ति, आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसको डिजाइन किसने किया था। तो आप लोग आंसर बताइए कि स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने की थी। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है, ऑप्शन नंबर डी यानी पिंगली वेंकैया, जो पिंगली वेंकैया हैं, उन्होंने ही स्वतंत्र भारत के ध्वज का डिजाइन किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने, यहाँ पूर्वी की जगह आप लोग, ये पूर्वी गलत है, यहाँ पर लिखिएगा क्या, पश्चिमी, यहाँ पर लिखिएगा पश्चिमी। तो फिर से पढ़िएगा, निम्न में से किस यूरोपीय देश ने पश्चिमी घाट पर कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की थी। तो आप लोग अब आंसर बताइए कि निम्न में से किस यूरोपीय देश ने पश्चिमी घाट पर कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की थी। अब आंसर, इसका क्वेश्चन सही हुआ। अब आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर सी, जो डच हैं, डचों ने पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट पर कोई भी व्यवस्था स्थापित नहीं की थी। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया था। आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले तिरंगा लहराया गया था। तो आप लोग आंसर बताएं। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन 1929, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, इसी में पहली बार तिरंगा झंडा लहराया गया था। तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस अधिवेशन के माध्यम से सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों व स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो आप लोग बताइए कि किस अधिनियम के माध्यम से सहकारी यानी सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों और स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो आप लोग आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। अगर आपने आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर सी, मैकाले मिनट या मैकाले मिनट, जो 1835 में आया था, जो मैकाले मिनट था वो 1835 में आया था। इसी के माध्यम से सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों व स्कूलों में यानी इंग्लिश माध्यम से शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उपनिवेश काल में ब्रिटिश पूंजी निम्न में से किस क्षेत्र में नियोजित की जाती थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब भारत उपनिवेश था, उपनिवेश काल में ब्रिटिश पूंजी निम्न में से किस क्षेत्र में निवेशित की जाती थी। तो आप लोग आंसर, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है यूपी पीसीएस का। आप लोग आंसर बताएं। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया, ऑप्शन नंबर सी, जो कृषि है, उपनिवेश काल में ब्रिटिश पूंजी कृषि क्षेत्र में निवेश की जाती थी। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अपने आरंभिक जीवन में मोहम्मद अली जिन्ना थे। आपसे पूछा जा रहा है कि अपने जो प्रारंभिक जीवन था मोहम्मद अली जिन्ना का, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे। तो आप लोग आंसर बताइए।
अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। अपने प्रारंभिक समय में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 17वीं सदी में पश्चिमी तट पर सर्वाधिक व्यापार करने वाले लोग थे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 17वीं सदी में जो पश्चिमी तट पर सर्वाधिक व्यापार करने वाले कौन लोग थे? तो आप लोग आंसर बताएं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस, आरओ और यूपीपीसीएस में। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो पुर्तगाली थे उन्होंने 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट पर सर्वाधिक व्यापार किया था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता था? CF एंड्रूज, दादा भाई नौरोजी और लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता था? आप लोग सुमेलित करके आंसर बताएं कूट के माध्यम से। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर इसका दे चुके होंगे। अगर आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी 3-1-2-4, क्या 3-1-2-4, जो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता था, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता था, CF एंड्रूज को दीनबंधु कहा जाता था, दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध नेता कहा जाता था, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे 1857 की क्रांति के दौरान उनके नेतृत्व क्षेत्रों का युग्म है। तो आप लोगों को गलत कथन छांटना है कि इसमें से गलत युग्म कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको गलत युग्म बताना है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, रानी लक्ष्मीबाई, वो झांसी से थी ना कि इंदौर से। तो यहाँ पर जो इंदौर दिया गया है ये गलत, यहाँ पर झांसी होना चाहिए था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? आपसे पूछा जा रहा है कि किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो आप लोग आंसर बताइए कि किस नेता ने ऐसा किया था। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये, तो आरओ का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है और बार बार अब तक हजारों बार पूछा गया प्रश्न है ये। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर से, वीर सावरकर, जो वीर सावरकर थे उन्होंने ही अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल है उसकी दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस रियासत ने सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ। तो आप लोग बताइए कि हड़प नीति के तहत हड़पी गई प्रथम रियासत कौन थी? तो आप लोग आंसर बताइए। आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया सतारा, जो सतारा थी उसी को सबसे पहले हड़पा गया था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। इसी हड़प नीति को चूक का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे व्यापगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? आपसे पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? तो आप लोग आंसर दे। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर थी लॉर्ड कैनिंग, जो लॉर्ड कैनिंग थे इन्हीं के काल में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और बहुत ही आपके लिए टफ क्वेश्चन हो सकता है। तो आप लोग आंसर बताइए, क्या निम्न में से कौन चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था? तो आप आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और यूपीपीसीएस में हजारों बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी दिया है दिनेश गुप्ता, जो दिनेश गुप्ता थे वो चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं थे। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल सूबे में निर्णायक भूमिका निभाने लगी? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल सूबे में निर्णायक भूमिका निभाने लगी? तो आपका आंसर अपना बताइए कि किस युद्ध के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल सूबे में अपना निर्णायक भूमिका निभाने लगी। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो प्लासी का युद्ध था इसी के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह बंगाल में अपना निर्णायक भूमिका निभाने लगी। जो प्लासी का युद्ध था वह सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में लड़ा गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्न में से किस संधि के माध्यम से पेशवा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया गया? आपसे पूछा जा रहा है कि किस संधि के बाद पेशवा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। तो आप लोग बताइए कि किस संधि के माध्यम से पेशवा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें, थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, बसिन की संधि जो हुई थी इसी के द्वारा पेशवा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया गया था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है, बहुत ही आपके लिए टफ क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा, कि सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है। तो आप लोग बताइए कि सत्याग्रह की अभिव्यक्ति क्या होती है। आशा करते हैं कि आपने इसका अगर आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, असहयोग में जो सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है वह असहयोग में होती है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब स्वीकार किया? आपसे पूछा जा रहा है कि जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया। तो आप लोग आंसर बताइए कि उन्होंने कब स्वीकार किया। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को स्वीकार किया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो डैश किसने लिखा था? आप तो पूछा जा रहा है कि जो गांधी जी का प्रिय गीत है वैष्णव जन तो डैश किसने लिखा था। तो आप लोग आंसर बताइए। आशा करते हैं कि आपने इसका आंसर कर कमेंट बॉक्स में दिया है। ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह मेहता। जो गांधी जी का प्रिय भजन है वैष्णव जन तो नरसिंह मेहता ने लिखा था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य थे। आपसे पूछा जा रहा है जो लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन थे उसके पहले भारतीय सदस्य कौन थे। तो आप लोग आंसर बताइए। आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है AC वाडिया, जो AC वाडिया थे वो पहले ऐसे सदस्य थे जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सदस्य बने थे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसी पर निम्न में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों की फ्रांसीसी पर श्रेष्ठता सिद्ध है? आपसे पूछा जा रहा है कि किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के ऊपर श्रेष्ठता सिद्ध कर ली। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, जो वांडीवास का युद्ध हुआ था, ये इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने फ्रांसीसी पर श्रेष्ठता सिद्ध कर ली, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया? आपसे पूछा जा रहा है कि जो करो या मरो का प्रसिद्ध नारा है वह किसके द्वारा दिया गया। तो आप लोग बताइए कि करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। जो करो या मरो का नारा है वह महात्मा गांधी द्वारा दिया गया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो आप लोग अपना आंसर बताइए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी 1930, सर्वप्रथम 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या है। ये आज का अंतिम प्रश्न। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने शुरू किया था? आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने यानी किसके द्वारा शुरू किया गया था या किसने शुरू किया था। तो आप लोग आंसर बताइए कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसके द्वारा शुरू किया गया था या लागू किया गया था। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इन्हीं के द्वारा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप लोग पहले ये बताइए कि आज आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। क्या आज आपका आंकड़ा 21 प्लस पहुंचा या नहीं पहुंचा? अगर पहुंचा है तो आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर नहीं पहुंचा तो आप लोगों को थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। मैं आपसे दावा करता हूं कि आपके पेपर तक मैं आपका पूरा कवर करवाने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल वही क्वेश्चन लाएंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं।
तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी तो आप लोग अभी तक अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।